नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम उड़ान में। दर्शकों, आज का हमारा कार्यक्रम है शिक्षाविद के साथ सफल छात्रों का संवाद और यहाँ हमारे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ हैं साहित्य राज से। जानना चाहेंगे कि साहित्य, आपके टॉपर्स होने का क्या राज है? मैम, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बोर्ड का जो हाइप है सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। तो जब मैं क्लास 10th में आया तो मैंने सोचा कि चलो सीनियर से बातचीत कर लेते हैं। तो उन्होंने मेरे को एक टिप्स दिया था कि जो जैसे बोर्ड एक एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन है, वो उसका उतना हाइप मत लो। जैसे जो पढ़ रहे हो, जैसे क्लास 9th में, 8 में, 7th में जैसे पढ़ा है वैसे ही बोर्ड के लिए भी प्रिपरेशन करो। तो मैंने क्या किया कि एक शेड्यूल बनाया। जैसे कि हर एक स्टूडेंट टाइम टेबल बनाता है, लेकिन मैंने क्या डिफरेंट किया जिससे मेरा अच्छा मार्क्स आया। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या किया कि मैंने एक वीकली शेड्यूल बनाया। जैसे आप डेली शेड्यूल बनाते हो तो उसमें कभी कभी प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर आप स्टार्टिंग में सुबह से पढ़ने बैठे, मान लीजिए आपने टाइम टेबल बनाया कि 6 बजे से 9 बजे तक पढ़ना है। अब किसी भी कारणवश आप नहीं उस टाइम पे पढ़ पाते हैं तो आपके अंदर लगता है कि चलो आज का दिन लगभग बर्बाद हो गया है। लेकिन आप एक वीकली शेड्यूल बना लोगे तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे अगर 1 घंटे 2 घंटे आपके बर्बाद भी जाते हैं तो आपके पास 7 दिन रहते हैं। और वीकली शेड्यूल में कभी भी ये फोकस नहीं हमें करना है कि इतना घंटा पढ़ लो, 30 घंटे 40 घंटे पढ़ लो। हमेशा ये फोकस करना है कि ये वीक में हम लोग कितना लर्निंग ले पाएं। लास्ट के 2-3 महीने में ज़्यादा प्रिपरेशन फोकस बोर्ड पे किया, लेकिन उसके अलावा मैंने पूरे साल जो क्लास 10th की सिलेबस है, जो क्लास 10th के पूरी सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स है उन पर फोकस किया, और जिससे क्लास 10th में भी मेरा रिजल्ट अच्छा आया। और उसके अलावा और भी जितने भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दिए, जैसे NTSC हो गया, SOF द्वारा कंडक्ट कराया जाता है साइंस ओलंपियाड, उसमें भी मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। साहित्य, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि आपने एक शेड्यूल तय कर लिया था कि इस तरीके से मुझे पढ़ाई करनी है, तो आपके सबसे ज़्यादा चहेते सब्जेक्ट कौन से थे और आपके किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको मिले? जैसा जब मैं क्लास 6-7 में ही था तो उस समय से ही मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था। 6-7 में ही 8-9-10th का मैथमेटिक्स में सॉल्व करने लगा था। जब मैं क्लास 9th में गया था तो एक एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, NSCJS, जिसमें क्लास 9th में ही आपके 11-12th के सिलेबस आते हैं। तो स्टार्टिंग से ही मेरा फोकस ज़्यादातर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पे ही था। और मैथ्स ओलंपियाड में मेरे इंटरनेशनल रैंक 35 भी आ चुका है। और जो NTS एग्जामिनेशन है उसमें भी मेरे मैथमेटिक्स में मार्क्स बहुत अच्छा थे। अब बात करते बोर्ड में, तो बोर्ड में मेरे मैथमेटिक्स में मार्क्स 99 थे 100 में। 1 नंबर कहाँ गया ये पता नहीं है। मतलब मेरा तो एक थिंकिंग था कि बोर्ड में फुल मार्क्स ही आएगा मैथमेटिक्स में, लेकिन 99 मार्क्स मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आया। और मैथमेटिक्स ही मेरा पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट है। तो साहित्य, जिस तरीके से आपने मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाए, 99 मार्क्स आए, तो ये कम बड़ी बात नहीं है, अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। तो आपका एम क्या है? आपने क्या सोचा है अपने लाइफ के लिए कि मतलब आगे आपने कई सारे एग्जाम्स भी दिए हैं, आपने अभी बताया, तो क्या सोचा है आपने कि आगे क्या करना है? अभी मैं करंटली क्लास 12th में हूँ, तो अभी मेरा 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन है और JEE का एग्जामिनेशन आगे है। उसके अलावा मेरा जो रियल एम है वो ये है कि आज के ज़माने में, जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि एजुकेशन एक तरह से हमारा बेसिक नीड हो गया है। तो बेसिक नीड पर अगर कोई भी आदमी वर्क करता है तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है आपके लिए भी और आपके सोसाइटी के लिए भी। तो अभी करंटली मैं ऑनलाइन पढ़ा भी रहा हूँ, 4000+ बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और उसी को आने वाले 12th के बाद जब मैं रियल फील्ड में उतरूंगा, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं अपने स्टूडेंट को कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है उसमें अच्छा मार्क्स आए या ना आए, इसके बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। हमेशा ये सोचो कि आपने मेहनत किया है, और अगर आपने मेहनत करना रियली में सीख गया तो लाइफ में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। बोर्ड एग्जामिनेशन एक जस्ट 1 ईयर, 1 सेशन का आपका रिजल्ट होता है। रियल जो हमारे पास चैलेंजेस आते हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद ही आते हैं। सो मेरा जनरली जो फोकस है 12th के बाद वो ये है कि मैं जितने भी बच्चे हैं, जैसा कि एजुकेशन बेसिक नीड है, तो हर बच्चा उसको फुलफिल नहीं कर पाता बिकॉज प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो उस पर काम करने का कि किस प्रकार हम लोग हर एक बच्चे को एक मिनिमम क्वांटिटी या क्वालिटी में हम लोग उसको एजुकेशन दे पाएं। जैसा कि फ्री में तो कोई नहीं दे सकता है, बट एक फिक्स्ड अमाउंट पे हम लोग दे सकते हैं, जहां पर हर एक स्टूडेंट, मतलब कोई आने वाला टाइम में ये बच्चा नहीं बोल सकता है कि मेरे पास पैसा नहीं था तो मैं नहीं पढ़ पाया। इस चीज़ पर हम लोग काम कर रहे हैं और 12th के बाद हम लोग अब इस चीज़ पर आगे भी एक्सटेंड करेंगे, अपनी टीम को भी बढ़ाएंगे।
तो साहित्य, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी ऑनलाइन क्लास करवाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और 9th-10th के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इसका विचार आपके मन में किस प्रकार आया? जैसे कुछ साल पहले, 1 साल पहले लॉकडाउन लग गया था, तो उस समय हम अपने पेरेंट्स के साथ गांव चले गए थे। अच्छा। तो वहाँ पर जैसा कि सर ने बताया कि सर भी गांव गए थे, तो कई दोस्तों ने बोला था कि आप बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो फिर आप भी पढ़ाना स्टार्टिंग कीजिए। तो मेरे भी दोस्त बोले थे कि अभी लॉकडाउन लग चुका है और गांव में जनरली उतना हर एक स्टूडेंट को पढ़ाई की सुविधा नहीं मिल पा रही थी। तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि चलो हम लोग ऑफलाइन ही पढ़ाते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया कि हम लोग के नीचे एक बड़ा सा फ्लोर है, वहाँ पे 40-50 बच्चे जो पढ़ सकते हैं उन्हें फ्री में पढ़ाना स्टार्टिंग किया। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पढ़ाने लगे, 1 महीना अप्रॉक्स पढ़ाए थे, उसके बाद जो 9th-10th के बच्चे थे तो उनके दोस्त लोग भी बोलने लगे कि भैया हमें भी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग क्या करें। तो फिर उस टाइम पे मैंने सोचा, मैं जनरली यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, तो वहाँ पर मैंने 2-3 यूट्यूब चैनल को देखा था। तो मेरे भी दिमाग के अंदर उस टाइम पे क्लिक किया कि चलो हम भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने में क्या दिक्कत है, बच्चे जनरली उतना नहीं देखेंगे, लेकिन जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि हाँ भैया हमें भी पढ़ना है, उनका तो फुलफिल नीड हो जाएगा। बिल्कुल। तो फिर अब दिक्कत ये थी कि जैसे यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए स्टैंड चाहिए, तो लॉकडाउन में आ नहीं सकता था। तो हम लोग क्या करते थे कि मेरा एक जो फ्रेंड था वो फ़ोन को पकड़ लेता था आगे से, और एक फ़ोन हम लोग अपने फ़ोन का जो फ़ोन का माइक होता है उसे हम लोग पकड़ लेते थे अपने हाथ में और फिर बोलना स्टार्ट करते थे, और पीछे एक बोर्ड लगा दिया था। फिर धीरे धीरे 2-3 महीने में देखे कि कुछ बच्चे कमेंट करने लगे कि भैया इस टॉपिक पे पढ़ा दो। जैसे एक वीडियो मैंने डाला था कि रियल नंबर पे, तो वो लोग बोलने लगे कि भैया कुछ रियल नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पोस्ट कर दो, तो वो हमने पोस्ट किया। फिर पॉलिनोमियल्स, ऐसे ऐसे धीरे धीरे हर एक चैप्टर पर वो लोग बोलने लगे। तो फिर हमने वीडियो पोस्ट करते, लगातार कंटिन्यूसली पोस्ट करते रह गए। उसके बाद जब बोर्ड एग्जामिनेशन आया, जब कोविड पीरियड चला गया, तो बहुत बच्चे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, डीएम करके बोल रहे थे कि भैया मेरे 97%। एक बच्चा मेरे को मैसेज करता है, वो दिल्ली से था, उसका 98.8% था, मेरे से भी ज़्यादा मार्क्स था, कि भैया आपके चैनल की वजह से आया है। तो मेरे को उस समय बहुत बढ़िया लगा। तो हमारे आने वाला यही अपकमिंग प्रोजेक्ट है कि 6, 7, 8 और 11, 12 के बच्चे जनरली जितने हैं उन पर भी हम लोग काम कर सकें और उन्हें भी फ्री में वो सुविधा दे पाएं जो उन्हें पैसे में मिलता है। आप फ्री में एजुकेशन देते हैं, तो फिर आप उस चीज़ को मैनेज कैसे कर पाते हैं? जैसे नेट का खर्च होगा या यूट्यूब पे आप पढ़ाई करवाते हैं, तो बहुत सारी असुविधाएं आती होंगी, तो उस चीज़ का आप कैसे उठाते हैं? स्टार्टिंग में तो थोड़ा दिक्कत था, अब था, लेकिन वो हम लोग उतना सोचते नहीं थे, बिकॉज पेरेंट्स ने डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया स्टार्टिंग पीरियड में। क्योंकि मेरे खुद फादर प्रोफेसर हैं, वो भी पहले बच्चे को पढ़ाते थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि चलो अच्छा काम कर रहे हो। और भी मेरे दोस्त जितने थे वो लोग भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए कि हाँ भाई कर रहे हो, चलो करते हैं। तो वो लोग का जो सपोर्ट था, पेरेंट्स का सपोर्ट था, इसी कारण हम लोग कंटिन्यू कर पाए अपना यूट्यूब चैनल को।